नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है जर्नलिस्ट और स्पेशलाइज्ड जो लोग होते हैं उनके बीच का डिफरेंस? कैसे उनके करियर्स अलग-अलग डायरेक्शन में जाते हैं? क्यों आपको जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट बनना चाहिए? क्या उससे आपको फ़ायदा होगा? कैसे आपके करियर की ट्रैजेक्टरी अलग रहेगी? तो आज बात करते हैं कि फाइनेंस में स्पेशली अगर आप जर्नलिस्ट हैं, और ये वर्ड जर्नलिस्ट नहीं है, मे बी आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट अगर आप जनरलिस्ट हैं और आपको स्पेशलिस्ट बनना है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? क्यों आपको स्पेशलिस्ट बन के शायद कुछ फ़ायदा होगा? कैसे आपकी करियर की ट्रेजेक्टरी जो होगी वो चेंज हो जाएगी अगर आप स्पेशलिस्ट का कोई पाथ लेते हैं? नमस्कार और आपका स्वागत है एडवाइस यूथ के अगले एपिसोड में। आज जैसे मैंने कहा फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जर्नलिस्ट होता कौन है? तो जैसे अगर आप बीकॉम कर रहे हैं, लेट्स से राइट, या बीएससी कर रहे हैं और आपने अपनी डिग्री के बाद कुछ स्पेसिफिक टाइप की स्पेशलिटी डिग्री या तो नहीं करी या कोई सर्टिफिकेशन नहीं लिया और आपने जाके या तो सेल्स में जॉब ले ली, और वो भी एक एज अ नॉर्मल सेल्स पर्सन विच हु हैज़ नो स्पेशलाइजेशन इन अ स्पेसिफिक फील्ड, या फिर आपने जाके फाइनेंस में जॉब ले ली, अकाउंटिंग के डिपार्टमेंट में जॉब ले ली किसी कंपनी के। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, राइट, तो यूजुअली आप एक जनरलिस्ट हैं जिसको कुछ स्पेसिफिक टाइप की डीप जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं है किसी एक फील्ड के लिए। अब इसका एग्जांपल फाइनेंस में है, जैसे अब अकाउंटेंट अगर आप बन जाते हैं, एक होता है कि आपने बीकॉम कर लिया और बीकॉम करने के बाद आपको पता है कि बुक्स कैसे लिखी जाती हैं, या आप कैसे किसी कंट्रोलर के नीचे काम करते हैं तो कैसे जो फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स होते हैं एसईसी के, या इंडिया में जो फाइनेंशियल सेबी के डिस्क्लोजर होते हैं वो कैसे पढ़े जाते हैं, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, एंड ऑफ ईयर बुक्स कैसे रिकनसाइल की जाती हैं, ये सब आपको आता है। लेकिन आप अकाउंटेंट नहीं हैं, तो अगर आप उसको सर्टिफाई नहीं कर सकते हैं, आप उसे चेक नहीं कर सकते हैं, आप उसके उनको आपका नाम उन पे नहीं जा सकता क्योंकि आपके पास वो क्रेडेंशियल्स नहीं है स्पेशलाइज्ड होने के, राइट? तो अब ये डिफरेंस हो जाता है स्पेशलाइज्ड होने में और जनरलिस्ट होने में। अब दोनों के बहुत फायदे और नुकसान दोनों के होते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट कि जनरलिस्ट होने का फायदा क्या होता है। अगर आप अर्ली अपने करियर में हैं और आपको नहीं पता कि मुझे क्या करना है आगे जाके, तो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग कि आप जनरलिस्ट रहें। और इसका फ़ायदा आपको इसलिए होगा क्योंकि आप जैसे जैसे अपना करियर आगे बनाते जाएंगे, आप चीज़ें सीखेंगे जिसकी वजह से आपका जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज होगा। आपको पता लगेगा कि आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है। हो सकता है आपको अकाउंटिंग, आप अगर ज़्यादा जल्दी चूज़ कर लें, हो सकता है आपको नहीं अच्छा लगता, हो सकता है आप 5 साल में बोर हो जाएं, फिर क्या करेंगे, नहीं? तो लेकिन फिर अगर आप ज़्यादा जल्दी अपनी स्पेशलाइज्ड फील्ड ढूंढ लेंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी आपके साथ। जर्नलिस्ट के साथ एक और अच्छी बात ये होती है कि उनको यूजुअली ओवर टाइम अपॉर्चुनिटी मिलती है एक से ज़्यादा टाइप के जॉब करने की, जिससे शायद उनकी लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस गिनने की वजह से वो बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल सी लेवल पोजीशंस के लिए ज़्यादा अच्छे से सेटअप हो जाते हैं। जो स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं वो हमेशा उसी फील्ड में रहते हैं, जैसे इंजीनियर भी होते हैं वो बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो कई बार मैंने अपने साथ भी ये देखा है कि अगर आप इंजीनियर हैं तो आपको हमेशा एज एन इंजीनियर देखा जाता है ओवर अ लॉन्ग लाइक करियर। तो लोग कहते हैं यार आपको आपको पैसे अच्छे मिल रहे हैं, आप खुश हैं, तो आपको क्यों और कुछ करना है, व्हाई डोंट यू जस्ट बिकम and stay an engineer for the rest of your life, and maybe you want to do more, right? After 10 years of a career as an engineer, you want to go and do something else. You want to become a manager, you want to become, you know, head of business unit or whatever, right? तो वो अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती। स्पेशलाइज होने का फायदा क्या होता है? स्पेशलाइज होने का फायदा डेफिनेटली सबसे बड़ा ये होता है कि आपकी जो सैलरी रेंजेस होती हैं वो बड़ी होती हैं। मतलब अगर आप जल्दी अपने करियर में स्पेशलाइज कर जाएंगे तो आपकी जो इनिशियल सैलरीज होंगी
वो किसी भी जनरलिस्ट से ज़्यादा होगी। अगर आप इंजीनियर हैं, सीए हैं, आपके पास एमबीए है फाइनेंस में, आप एसेट मैनेजर हैं, आप कुछ स्पेसिफिक कर रहे हैं, आप जनरली अपने पियर्स जो जनरलिस्ट होंगे उससे ज़्यादा पैसे कमाएंगे। एक दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आप ज़्यादा जल्दी सेटअप हो जाते हैं सक्सेस के लिए। अब आपने 22 साल में चूज़ कर लिया एक करियर और आप उसको ही फॉलो कर रहे हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो ऑब्वियसली कंपाउंडिंग विल हेल्प यू, कंपाउंडिंग विल हेल्प यू become a better version of that specialized person. So over 5, 10, 20 years you will become a much better person, right? You'll accumulate a lot of those skills and then you'll basically grow much faster. तो ये तो हो गया मेन डिफरेंसेस दोनों के बीच में। अब ये बात करते हैं कि यार स्पेशलाइजेशन चूज कैसे करनी चाहिए, तो वो वेरी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपको ना स्पेशलाइजेशन चूज करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको क्या अच्छा लगता है, ठीक है। तो आपको पहले तो ढूंढना पड़ेगा कि क्या क्या स्पेशलाइजेशंस होती हैं। अब जैसे फाइनेंस की बात कर रहे हैं अभी आज हम, तो फाइनेंस में देर आर मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स। इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट होता है, रिसर्च एनालिस्ट होता है, कंट्रोलर होता है, अकाउंटेंट्स होते हैं, सीए होते हैं, ऑडिट फर्म के सीए होते हैं। इतने तो मैंने ही बता दिया आपको, और आई एम प्रिटी श्योर देर आर मोर जॉब्स देन दिस, राइट? सो यू हैव टू रियली डू अ डीप डाइव इन अंडरस्टैंडिंग कि आपको इनमें से कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, करते क्या क्या है ये लोग। जब आपको पता लगेगा कि ये क्या क्या करते हैं, देन यू कैन बेसिकली चूज। दैट्स नॉट टू से यू कांट स्टार्ट अर्ली विद वन ऑफ दीज, but it's like as you spend more time it'll be very hard for you to go from becoming a CA to an investment banker. It's not that easy. Not that people don't do it, it's just not that easy, right? And then you have to start again from zero. So it's better कि आप जो है, इसीलिए मैं कह रहा था कि generalist start करना is better because you can then चूज कि आप क्या क्या आगे कर सकते हैं, कितने टाइप के ऑप्शंस आपके पास हैं, और उनके बीच में से आप धीरे धीरे चूज कर सकते हैं। तो पहले 4-5 साल जनरलिस्ट रह के उसके बाद यू कैन स्पेशलाइज एंड देन से कि हाँ अब तो मैं आई एम गोइंग टू स्टिक टू दिस वन थिंग फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो अब बात करते हैं कि क्या क्या नीशेस होती हैं, राइट? और वो क्या एग्जैक्टली करते हैं एज अ डे जॉब, राइट? तो होपफुली दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इफ यूर अ फाइनेंस मेजर। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या करते हैं? तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो होते हैं उनके 2-3 काम होते हैं बेसिकली। अगर आप कभी कंपनीज को देखा है आपने, तो वो स्पेशली स्टार्टअप्स, राइट, दे गेट सोल्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स, दे गो इनटू आईपीओ, राइट? सो जब ये आईपीओ या एमएनए या उनको फाइनेंस रेज करना होता है मार्केट से या कहीं जाके वेंचर कैपिटल से, सो अ लॉट ऑफ टाइम्स इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आर इन्वॉल्व। उनका जॉब होता है कि वो कंपनीज को हेल्प करें मर्जर्स एंड एक्विजिशन में, आईपीओ जाने में, या फिर स्ट्रेटेजिक फाइनेंस या कैपिटल रेजिंग जो होती है बेसिकली उसमें। अब किसी के पास पैसे नहीं है, वो उनको पैसे रेज करने हैं, या नई कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उसके लिए पैसे रेज करने हैं, तो इट्स वेरी लाइक it's easier for companies to go to a and hire an investment banker and then basically let the investment banker be almost like a salesperson that goes and like makes contacts and has basically puts together a pitch deck. कॉर्पोरेट फाइनेंस तो काफ़ी लोग जो फाइनेंस में काम करते हैं एक्चुअली वो कॉर्पोरेट फाइनेंस में काम करते हैं। बजटिंग, राइट, सैलरीज, फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो वो स्ट्रक्चर जो होता है किसी एक कंपनी के अंदर, जो फाइनेंस का स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस। रिस्क मैनेजमेंट इज़ ह्यूज, स्पेशली अगर आप किसी बैंक में काम करते हैं, अगर आप किसी लाइक बड़े बैंक में काम करते हैं, और जो जो बैंक्स either do like direct investments into equities, या फिर जो banks that actually also have इन्वेस्टमेंट साइड, उनकी उनकी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग साइड और उनके जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट साइड जो होती हैं, उनके लिए वेल्थ मैनेजमेंट साइड जिनकी होती हैं उनके लिए रिस्क मैनेजमेंट इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग। यूएस में तो मैंने देखा है, और 2008 में जब क्रैश हुआ था तभी भी अ लॉट ऑफ दैट वाज बिकॉज रिस्क वाज नॉट क्वांटिफाइड प्रॉपर्ली, पीपल वर नॉट लुकिंग एट रिस्क प्रॉपर्ली। तो रिस्क मैनेजमेंट इज़ अ बिग थिंग, राइट? और बहुत सारे लोग अपने करियर रिस्क मैनेजमेंट में बनाते हैं, दे बिकम लाइक हेज फंड्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस ये भी करते हैं, बजटिंग, फोरकास्टिंग, बट अ लॉट ऑफ दी एफपीएनए जो बड़े लोगों के लिए करते हैं, फाइनेंशियल बड़ी कंपनीज के लिए भी करते हैं। और कभी कभी आई थिंक फाइनेंशियल प्लानिंग वाले जो होते हैं, दे ऑल्सो हेल्प, दे गेट इन टू वेल्थ
वेल्थ मैनेजमेंट, राइट? तो ये दो दो टाइप के वेल्थ मैनेजमेंट होते हैं। एक तो मिड, जैसे अब नॉर्मल लोग होते हैं हमारे जैसे, उनके लिए you have some money that is basically going into a pool, and a wealth manager or a portfolio manager is managing that money. But also there are wealth managers and offices which are for like ultra high net worth people. तो जेपी मॉर्गन में अगर आप कभी जाएंगे तो उनके पास दो तीन टाइप के कैडर होते हैं। अल्ट्रा हाई नेटवर्थ आई थिंक इज लाइक 30 million एंड अबव। अगर आपकी नेटवर्थ 30 million से ऊपर है तो आपको एक पर्सनल वेल्थ मैनेजर मिल जाता है। वो उसका काम यही होता है कि वो आपके पैसों को, आपकी बजटिंग को मैनेज करे। तो उस दैट्स अ वेरी गुड करियर। इन यूएस देयर आर लॉट ऑफ वेल्थ मैनेजर्स दैट एक्चुअली डू दिस, राइट? फोरेंसिक अकाउंटिंग, फोरेंसिक अकाउंटिंग इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। अब अगर आप ई एन वाई में काम करते हैं, पीडब्ल्यूसी में काम करते हैं, उनके पास अकाउंटिंग फर्म्स जो ऐसी होती हैं वो ऑडिटिंग करती हैं। और ऑडिटिंग की वजह से वो क्या करते हैं, उनका काम ये होता है कि जैसे अगर एमएनए हो रहा है, अब उसमें किसी कंपनी ने अपने नंबर्स तो फर्ज नहीं कर रखे हैं, उन्होंने गलत नंबर तो नहीं दे दिए, क्या हम सही से उनके नंबर्स को ऑडिट कर सकते हैं, एक सर्टिफिकेशन दे सकते हैं कि हाँ अगर आप इस कंपनी को खरीद रहे हैं या इसमें इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, दो कंपनीज के बीच में अगर ये मर्जर्स या एक्विजिशंस होते हैं, तो एक अकाउंटेंट जो थर्ड पार्टी फोरेंसिक अकाउंटेंट होता है, दे कैन बेसिकली अश्योर कि हाँ the numbers are right. So this is also a very very huge career. Taxation, we know what it is. Financial consulting, this again goes back to कि यार strategy क्या है, कैसे मैंने अपने पैसे मैनेज करूँ, कहाँ रखूँ, किधर इन्वेस्ट करूँ, किधर नहीं करूँ, बॉन्ड्स में करूँ, एक्विटीज में करूँ, कैसे, राइट? एंड देन द लास्ट वन इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस, विच इज ऑल्सो हेज फंड्स या जो ये बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, इनके साइड में मतलब बेसिकली दे हेल्प दीज पोर्टफोलियो मैनेजर्स मेक बेटर डिसीजंस। दीज गाइज आर यूजुअली पीपल हु हैव फिजिक्स, मेरे दोस्त हैं कुछ, उनके पास फिजिक्स पीएचडीज वगैरह हैं, वो काम करते हैं एज ईदर क्वांट्स और दे कॉल क्वांट्स क्वांटिटेटिव एनालिस्ट। एंड उन लोगों का काम ये होता है कि वो मैथमेटिकल मॉडलिंग करें जो फाइनेंशियल वर्ल्ड में जो डिसीजन मेकिंग हो रही है उसको लेके, कि मतलब जैसे ये स्टॉक ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, प्रिडिक्शन एंड स्टफ, राइट? तो ये मैंने कुछ 8-10 आपको टाइप के करियर्स बताए, स्पेशलाइज्ड करियर्स, राइट? अब इंटरेस्टिंग बात है कि ये सारे के सारे फाइनेंस में ही हैं। तो अगर आप फाइनेंस में करियर ढूंढ रहे हैं, स्पेशलाइजेशन ढूंढ रहे हैं, तो दिस इज अ लिस्ट दैट यू शुड प्रॉब्ली नो अबाउट, राइट? यू शुड गो डिग डीपर इनटू दिस लिस्ट, एंड इफ यू वांट वी कैन ऐड दिस इन इन द सेक्शन, डिटेल सेक्शन में, कि यार ये क्या क्या मैंने 10 बताए हैं आपको, और इनके बारे में अगर आपको और डिटेल एनालिसिस चाहिए प्लीज़ बताइए मुझे। आई कैन गो इनटू डिटेल विद ईच वन ऑफ देम, काइंड ऑफ एक्सप्लेन कि यार ये एक आदमी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का क्या, व्हाट इज अ डे लुक लाइक इन इन्वेस्टमेंट बैंकर, राइट? व्हाट डज अ डे लुक लाइक इन अ कॉर्पोरेट बैंकर, रिस्क मैनेजमेंट क्या, उनका उनकी डिग्रीज क्या होती है। So we can go into detail also in the upcoming पॉडकास्ट। लास्ट क्रेडेंशियल्स, कुछ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि यार होपफुली आप लोगों में से कुछ लोगों को तो ये पता ही होगा कि क्या डिग्रीज होती हैं जिनसे आप इन करियर्स में um, आगे बढ़ सकते हैं। बट कुछ दो तीन मैं बता देता हूँ आपको। अब जैसे रिस्क मैनेजमेंट में बता रहा था आपको, उसके लिए एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेशन होता है, कॉल है एफआरएम। अब एफआरएम जो होता है वो रिस्क प्रोफेशनल्स के लिए होता है। इट्स वेरी 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 वेल सर्टिफाइड, राइट? तो मतलब लोगों को चाहिए होता है जब जब वो अगर रिस्क मैनेजर बन रहे हैं। एमबीए तो आपको पता ही है, ठीक है? उसके बाद देर इज ऑल्सो सीएफए, अ लॉट ऑफ पीपल डू सीएफए एंड सीएफपी। सो सीएफए इज फाइनेंशियल एनालिस्ट, बट सीएफए इज फाइनेंशियल प्लानर। अब इसमें डिफरेंस क्या हो गया, सीएफए वाले जो होते हैं वो ज़्यादातर बन जाते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर या इधर उधर, मतलब मनी मैनेजर्स, बट कि सीएफपी वाले जो होते हैं वो बन जाते हैं वेल्थ मैनेजर्स, राइट? तो एमबीए करने वाले जो होते हैं वो थोड़ा और जनरलिस्ट होते हैं। अभी भी अगर आपने उसमें कुछ एमबीए में स्पेसिफिक नहीं किया तो, लेकिन एमबीए इज यूजुअली कंसिडर्ड the minimum bar to become an investment banker, right? To become maybe like a quantitative analyst sometimes, right? या तो आपके पास पीएचडी होती है या नहीं तो आपके पास एमबीए होता है, जाके आप बन जाते हैं। तो there are multiple ways you can structure your career, but I would still, as the end of this conversation, कि यार अगर आपको जनरलिस्ट, अगर आपको स्पेशलिस्ट बनना है ना तो स्टार्ट मत करिए अपना करियर एज अ स्पेशलिस्ट का। बहुत सारे लोगों को देखा है स्पेशलिस्ट से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनिशियल पे आउट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि फिर अगर आप बहुत जल्दी चूज़ कर लेंगे ना अपना पाथ, तो आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे, और आप ये देख नहीं पाएंगे कि मुझे कहाँ जाना था, शायद क्या कुछ और मैं कर सकता था, किसी और टाइप की करियर में मैं जा सकता था। तो आप वो एक करियर पाथ में रह जाएंगे और उसी को
आपको परस्यू करना पड़ेगा। तो जनरलिस्ट से स्टार्ट करिए, 3-4 साल अपना जो है 2-3 टाइप के जो है जॉब देखिए, सर्टिफिकेशन लीजिए, पढ़ाई कीजिए और स्पेशलिस्ट में उसके बाद किसी एक जो आपको पसंद हो उस स्पेशलिटी में स्टिक करिए एटलीस्ट 10 से 12 से 15 साल, एंड इट विल बी अ वेरी वेरी गुड पे आउट फॉर यू इन लॉन्ग रन। होपफुली आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो। एडवाइस यूथ के अगले एपिसोड में और बात करेंगे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में, करियर इंटरव्यू के। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।